अगर आप मेरे चैनल बायोदेवी रिंकल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो, कैसे हैं आप भी सोचते होंगे रोज मैम ये कैसे पूछते हैं कैसे हैं आप। बिकॉज मुझे कई बच्चे कमेंट्स करते हैं मैम जब आप पूछते हो कैसे हो आप तब हमारी तबीयत ठीक हो जाती है, एक एनर्जी आ जाती है। इसलिए मैं हमेशा पूछती हूँ क्योंकि जैसे जैसे रात ढलती है वैसे आपकी तबीयत भी और बिगड़ती रहती है। जैसे जैसे एग्जाम्स पास आते हैं वैसे वैसे हमें थोड़ा सा टेंशन होता रहता है। तो आज चलते हैं फिर अपने एक नए टॉपिक के साथ, जो टॉपिक है ग्रोथ मॉडल। और बहुत से बच्चे इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं और कई बच्चे तो एग्जाम में छोड़ के चले जाते हैं कि ये हमसे सॉल्व नहीं होगा। तो वो कहते हैं ना, ईट द फ्रॉग फर्स्ट, वो वाली कंडीशन है यहाँ पे कि अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आया हुआ है तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना पड़ेगा। और जो मैं आपको बहुत इजी सी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा अपने डेली रूटीन के एग्जाम्पल से। तो अगर आप कभी भी ग्रोथ मॉडल की बात करें तो दो टाइप के मॉडल आपको स्टडी करने होते हैं। एक होता है एक्सपोनेंशियल मॉडल और एक होता है लॉजिस्टिक। तो सबसे पहले अपन एक्सपोनेंशियल वाले पे चलते हैं। मैंने आपको कल वाले लेक्चर में भी बताया था कि जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं तो जो पॉपुलेशन है जिस ग्रोथ कर्व को फॉलो करती है वो होता है एक्सपोनेंशियल। अब देखिए ये कैसे होता है एक्सपोनेंशियल। वो आपने बुजुर्गों को कहते हुए तो सुना होगा ना, दूधो नहाओ पूतो फलो, सुना है ना। तो वो क्या होता है, मीन्स उसमें बुजुर्ग आपको यही कह रहे होते हैं कि मतलब खूब खाओ पियो और पैदा करो। तो वही कंडीशन यहाँ पे है कि नेचर जो है रिसोर्सेज को बहुत अनलिमिटेड कंडीशन में दे देती है कि भाई तुम्हारे पास इतने सारे रिसोर्सेज है, अब तुमको कुछ नहीं करना है, बस पैदा करना है, यानी अपना पैदा पैदा करना है, वो वाली बात है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या करती है, उसमें कंटिन्यूअसली बिना किसी रुकावट के कर्व्स बढ़ता रहता है। अब वो कैसे होता है, देखिए जब भी आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के कर्व को देखते हो तो वो हमेशा जे शेप होता है, मतलब उसको कहीं स्टॉप ही नहीं मिल रहा है, मतलब वो सीधा रॉकेट के जैसे बढ़ रहा है ऊपर, यानी उसमें कोई भी रुकावट नहीं है, उसको फुल खाने को मिल रहा है। अब देखो अनलिमिटेड फॉर्म में खाने को मिलेगा अगर किसी बच्चे को, तो वो बच्चा क्या करेगा, फूल जाएगा ना। तो पॉपुलेशन को भी अगर अनलिमिटेड ग्रोथ मिल रही है तो पॉपुलेशन भी फलेगी फूलेगी, बहुत बड़ी सारी हो जाएगी, मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 9। तो यही होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, व्हेन द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, मतलब फुल सप्लाई है और कोई भी तरह का कंपटीशन नहीं है, कोई भी तरह का प्रेडेटर प्रेशर नहीं है, तो पॉपुलेशन फुल ग्रोथ करेगी। तो उसी में अगर अपन पॉपुलेशन को कहे तो अपन यहाँ कह सकते हैं एन पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये आपका एन हो गया और टी टाइम के साथ बढ़ रही है तो यहाँ टी हो गया। तो ये पॉपुलेशन का आपका ग्रोथ कर्व हो जाता है। इसमें इनेट पोटेंशियल को पूरी तरह से यूज किया जाता है, मतलब जितनी तुम्हारी क्षमता है ना उतने पैदा कर दो, वो वाली कंडीशन है। तो इनेट पोटेंशियल को फुल्ली यूज किया जाता है और इनेट पॉपुलेशन को फुल्ली यूज करके क्या करते हैं, पॉपुलेशन का नंबर इंक्रीज कर देते हैं। समझ में आया बात। तो पहली बात तो आपको क्लियर हो गई कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है और पॉपुलेशन खूब बढ़ रही है। अब इसमें आप इसको तो पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हो, और कल मैंने आपको बताया था बी को अपन क्या बोलते हैं, बर्थ रेट, और अपन डी को क्या बोलेंगे, डेथ रेट। ये छोटा डी भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। अब देखिए, अब इसमें b माइनस डी को एक और टर्म दी गई है, यानी जब भी आप बर्थ रेट में से डेथ रेट को माइनस करते हो तो आप इसको डिनोट कर सकते हो किससे, r से। और ये r क्या होता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ओके, तो ये r जो है यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली आपको पढ़ना होता है। जब भी आप पॉपुलेशन बढ़ रही होती है या घट रही होती है तो उसका ग्राफ प्लॉट करते हो, या ग्राफ प्लॉट करने से पहले आप उसका जब डेरिवेशन देखते हो तो उसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा, dn अपॉन dt, मतलब एन टाइम के अंदर, सॉरी जो एन पॉपुलेशन है वो टी टाइम के अंदर कितना बढ़ रही है उसको अगर आप डिराइव करोगे तो उसको आप यहाँ लिख सकते हो b माइनस डी ब्रैकेट क्लोज इनटू n, ठीक है। अब इस n से आपने मल्टीप्लाई किया और आपको मैंने ऊपर बताया कि b माइनस डी को अपन क्या भी ले सकते हैं, r भी ले सकते हैं। तो ये इसको अपन मैं ऐसे लिख सकते हो dn अपॉन dt बराबर, ये b माइनस डी की जगह मैंने r लिख दिया, r इंटू n, ठीक है। तो इसको याद कैसे करना है, रात में नहीं, रात में नहीं जाना बाहर, तो आर एन।
मल्टीप्लाई करके लिख दिया, आपका ये पूरा पॉपुलेशन का जो है एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन का डेरिवेशन कुछ इस तरह से बन जाता है। अब देखिए, अब आपको देखना होगा कि जब आप आर इंटरेस्टिंग रेट की बात करते हो तो ये हर एक ऑर्गेनिज्म की अलग अलग होती है। एनसीईआरटी बुक्स के एग्जांपल की अगर आप बात करें तो वहां फॉर एग्जांपल आपको ये जो नॉर्वे का रैट है उसकी दे रखी है, उसकी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर बराबर 0.015, ठीक है। और इसी के साथ आपको फ्लोर बीटल की दे रखी है। फ्लोर बीटल आपको पता होगा किसमें अनाज में प्रेजेंट होती है, तो अनाज उसका दे रखा है 0.12। और ह्यूमन पॉपुलेशन मतलब हमारी कितनी पॉपुलेशन है, 1981 की जो पॉपुलेशन है उसको बेस रखकर ह्यूमन का भी आर कैलकुलेट किया गया है। वो कितना हो जाएगा आपका ह्यूमन पॉपुलेशन का जो है वो 205, 0.0205, ठीक है। ये आपके ह्यूमन पॉपुलेशन का आर हो जाता है। तो कई बार एग्जामों में आपको 1981 के अकॉर्डिंग ह्यूमन पॉपुलेशन की नेचुरल रेट कितनी है, इंटरेस्टिंग रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कितनी है, तो वो आपकी ये हो जाती है। वहां पर आपको एज इट इज ये लिखना है। और अगर एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठ रहा है तो आपको फ्लोर बीटल की पूछ लेंगे, आपको नॉर्वे रैट की पूछ लेंगे, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, जब भी अपन बात करते हैं कर्व की, तो कर्व मैंने आपको बता दिया किस तरह से इसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, b माइनस डी इंटू एन। तो यहाँ पे मैं इसके साथ ही लिख सकती हूँ ना, dn अपॉन dt इक्वल्स टू आर एन, है, ये मैंने इसके साथ लिख दिया। अब मैं आपको अलग अलग ग्राफ्स करके समझा रही हूँ ताकि आपको इनको अंडरस्टैंड करने में इजी रहे। अब अपनी एनसीईआरटी बुक्स को उठा के देखोगे तो वहां पे आपको दोनों तरह के ग्राफ साथ में दे रखे हैं, तो वो जब अपन कंपैरिजन करेंगे लास्ट में उसमें आपको दोनों साथ में बना के बताऊंगी। लेकिन ये जो सिंगल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का है वो समझ में आया आपको, यानी पहले पॉपुलेशन ने अपने आप को प्रिपेयर किया और फिर जो बढ़ना चालू हुई, लॉग फेज जो है इसका चलता ही जा रहा है, मतलब रुकने का तो नाम ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, ऐसा नहीं है इतना नॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड कंडीशन में होने चाहिए। और उसको अगर आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हो तो आप कैसे करोगे, वो मैं आपको बताती हूँ। कैलकुलेशन अगर आप और कैलकुलेटेड फॉर्म में लिखते हो लॉगरिथम वगैरह के कंडीशन में, तो आप कैसे लिखोगे वो देखते हैं अपन। या नहीं, अगर अपन देखें कि जो टी टाइम पर कितना हो रहा है, मतलब ये आपका हो गया पर्टिकुलर टाइम पर पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कोई कोई टाइम है, कितनी टाइम के बाद एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, सीधा पूछ लेंगे इतने टाइम बाद पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी, यानी एनटी की वैल्यू कितनी होगी। तो उसमें आपको एक फॉर्मूला लिखना होता है, उस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, एनटी जब है तो ये क्या हो जाता है एन नॉट, और ये हो जाता है आपका ई आर टी। अब इसको याद कैसे करेंगे भाई, नॉट एनटी, इसको नॉट रख लो, और यहाँ पे क्या करना, अर्थ पर कोई नहीं है, नो वन ऑन अर्थ, तो ERT को आप अर्थ की तरफ से याद कर सकते हैं और NO को आप नो समझ सकते हैं। वैसे ये नॉट है, इसको जीरो मतलब जीरो टाइम पर कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है वैल्यू इसकी। तो अब इसको आप सबको अलग अलग लिखोगे तो क्या हो जाएगा, NT क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर पर्टिकुलर टाइम टी टाइम, और एन नॉट क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब जीरो, स्टार्टिंग का जो होता है ना वो जीरो हो जाएगा आपका, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑन जीरो टाइम, तो सबसे पहले जब कुछ नहीं था तब। फिर आपका आर जो है, आर को मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है। टी जो हो जाएगा आपका कहाँ है, टाइम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो ई है, तो ई को क्या कहेंगे, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, क्या हो जाएगा ये, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। अब इसकी जो कुछ वैल्यू याद रखनी होती है आपको, उसकी वैल्यू याद रखने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। ई की वैल्यू फिक्स है, वो हो जाएगी 2 पॉइंट, अब देखो 2 जब है, पॉइंट लगा दिया आपने, 7 में 8 जोड़ते हो तो कितना हो जाता है 8, इस 2 को वापस यहाँ लेके आ जाओ और इस 8 को वापस यहाँ लेके आ जाओ, ये आपकी ई की वैल्यू हो जाती है। तो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछा जाएगा, आपको इसमें से किसी भी 1-2 की वैल्यू दे दी जाएगी, मतलब आपको ये सब दे दिया, ये पूछ लिया,
ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप मैथमेटिकली इधर उधर करके कैलकुलेशन निकाल सकते हो। मतलब आपको ई की वैल्यू तो याद रख के जाना है एग्जाम में, बाकी सारी आपको वहां पे दे रखी होगी। और अगर मोस्ट प्रोबेबली आर की वैल्यू भी नहीं दे रखी और आपको बर्थ रेट डेथ रेट दे रखी तो आप माइनस करके भी निकाल सकते हो। इस तरह से आप जो है इस जो क्वेश्चन आता है अगर इस पे बेस्ड, तो आप उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। काफी बच्चे इस इक्वेशन को समझते ही नहीं है, भूल जाते हैं। एग्जामों में जब आप आंसर लिखने बैठते हो तो आपको लगता है अरे हमें वो तो याद ही नहीं है। तो नो वन ऑन अर्थ, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, नो वन ऑन अर्थ, नो वन ऑन अर्थ। और कोई आना भी चाह रहा है तो नॉट अलाउड, ठीक है। नो वन ऑन अर्थ और कोई आना भी चाह रहा है तो नॉट अलाउड। एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई आर टी, ओके। ये आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो एन टी का फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद कैसे एक छोटी सी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकती है अगर रिसोर्सेज ज्यादा है तो वो देखते हैं अपन। अगर आप आपकी बुक को अगर आप देखते हो तो वहां एक स्टोरी दे रखी है। उस स्टोरी से भी आपको थोड़ा समझ में आ जाता है कि एक राजा और एक मंत्री होते हैं, वो चेस का गेम खेलते हैं, ठीक है। अब चेस का गेम अगर वो जब खेलते हैं तो उसमें कितने होते हैं, 64, यानी ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 और एक और मैं बना देती हूँ, ठीक है। 1 हो गया है। तो ये आपका उनका चेस बोर्ड होता है जहां पर वो चेस खेल रहे होते हैं। तो राजा को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होता है, मतलब राजा मैं तो जीतूंगा भाई, मैं तो जीतूंगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो मंत्री बोलता है भाई ठीक है राजा साहब, हो तो आप तो जीतोगे। तो वो ऐसा करता है कि ठीक है अपन एक शर्त लगाते हैं। तो राजा बिल्कुल बिंदास, हाँ बोलो तुम्हें क्या चाहिए शर्त में, मैं तुमको दे देता हूँ। तो वो मंत्री बोलता है कि आपको ऐसा करना है कि आपको फर्स्ट स्क्वायर के अंदर एक ग्रेन रखना है, कोई भी एक अनाज का दाना रखना है और उसके डबल आप आगे आगे करते जाओ। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ 1 रखो तो यहाँ पे आप 2 रखो, यहाँ आप 4 रखो, यहाँ आप 8 रखो, और जितने दाने 64 में आ जाएंगे उतने मैं दाने आपसे ले लूंगा। तो राजा बोलता है ठीक है बहुत इजी सी शर्त है, मैं तो आराम से मान लूंगा। लेकिन राजा को क्या है कि समझ में आ नहीं रहा होता है कि ये बहुत बड़ी चाल खेल रहा है मेरे साथ, क्योंकि जो मंत्री होता है ना बहुत होशियार होता है, उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है पता होता है। तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की कर्व को अपने वहां फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है, वो बोलता है ठीक है भाई ऐसा कर लो, तुम ले लेना। तो आप सोचो डबल करते जा रहा है, तो 4 को मतलब डबल उसने किया था यहाँ 16, इस तरह से उसको बढ़ते बढ़ते बढ़ते। तो राजा को पता चलता है कि भाई यार ये तो मतलब एकदम मतलब मेरे को पागल बनाने वाला काम कर रहा है। जैसे ही वो जीतता है राजा, नहीं मंत्री जीतता है, तो मंत्री बोलता है कि भाई मैं जीत गया हूं, अभी आप मेरी शर्त को मान लो। तो राजा बोलता है ठीक है मानते हैं। तो राजा जैसे अनाज रखने लगता है ना, तो आधे तक जब पहुंचता है तो आधे में उसको लगने लग जाता है अरे भाई मैं तो पूरा लूट जाऊंगा, मतलब डबल हो रही है। सॉरी मतलब इसको आप यहीं तक करिए 1 2 4 8। तो इसमें आप सोचिए आप डबल करते जाएंगे तो क्या हो रहा है, डबल करते करते आधे तक जब राजा पहुंचा तो राजा को पता चला कि मेरे तो पूरे राज्य का अनाज चला जा रहा है, अगर मैं 2-4 राज्यों से लाके भी करूंगा ना तो अब यहाँ तक जाके आएगा। तो वो बोलता है अरे भाई मंत्री तो बहुत होशियार है, तो वो अपने हथियार डाल देता है। तो इस तरह से ये जो स्टोरी है आपको बताती है कि कैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में एक छोटी सी पॉपुलेशन भी अपने आप को डबल तिबल चौबल कर सकती है। बैक्टीरियाज को आपने देखा होगा बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। पैरामीशियम को मान लीजिए आपकी बुक में जैसे पैरामीशियम का भी एग्जांपल दे रखा है कि अगर पैरामीशियम को अलाउ कर दिया जाए ग्रोथ करने के लिए तो कितना मतलब वो फटाफट मल्टीप्लाई करेगा। 64 डेज तक तो आते आते उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मैं आशा करती हूँ कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा क्या होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मतलब बहुत ही फटाफट फटाफट जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। अब देखिए नेक्स्ट जो ग्रोथ होती है वो होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ। जब भी आप लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करते हैं, देखिए और कहीं पे आप अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपके लिखा होता है तो वहां ब्रैकेट में कहीं पर ज्योमेट्रिक वर्ड भी मिलेगा आपको। तो अगर ज्योमेट्रिक ग्रोथ की बात भी की जाए तो वो भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही है। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज।
और आपको पता है कि जब लिमिटेड रिसोर्सेस होंगे तो क्या होगा, कंपटीशन, है ना। तो स्पीशीज में मतलब सबको चाहिए होता है ना, फर्स्ट सबको आना होता है, आपको भी आना है, आपके फ्रेंड को भी आना है, तो सब क्या करते हैं, आपस में कंपटीशन करते हैं कि भाई मुझे आना, मुझे। तो जब रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं तो कंपटीशन होता है, और जीतता वही है जो फिटेस्ट होता है। जब ये फिटेस्ट जीतेगा तो ये आगे जाके क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करता है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ वो ग्रोथ होती है जिसमें कुछ न कुछ कैरिंग कैपेसिटी होती है, और एक रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। जब भी आप इस ग्रोथ को बनाते हो, इस ग्राफ में अगर आप डिनोट करते हो तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो कर्व बन रहा था वो जे शेप का बन रहा था, लेकिन ये सिग्मॉइड कर्व होता है। मैंने यहाँ देखो इसको रोक दिया है, यानी ये इसके बाद नहीं बढ़ रहा है। वो तो बिल्कुल जे देखो ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन ये नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होती है, सबसे स्टार्टिंग में जो होती है वो लैग फेज होती है, मतलब अपने आप को प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। इस लैग फेज के बाद ये फटाक से देखो बढ़ रहा है, ये जो पूरा है ना, ये पूरा पोर्शन मतलब बिल्कुल इंक्रीज ही हो रहा है। यहाँ पे भी देख लो भैया आप, ये थोड़ा घट रहा है और ये एकदम कम हो गया है। तो इस तरह से इसमें 3 स्टेजेस 4 स्टेजेस हो जाती है। सबसे पहले हो जाती है लैग फेज, जब क्या हो रहा है, प्रिपरेशन हो रही है आगे मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने के लिए। फिर एक्सीलरेशन होता है, फटाक से बढ़ती है एकदम ड्रास्टिकली, तो ये देखो फटाक से इंक्रीज हुई ना, फिर धीरे धीरे घटने लगती है, डिसरिलेशन होता है, और उसके बाद एक टाइम के बाद एसिम्पटॉम हो जाता है, मतलब रुक जाती है, स्टेशनरी फेज आ जाती है। तो सिग्मॉइड कर्व जो है वो किसको शो करता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ को। और सिग्मॉइड कर्व में क्या क्या फेजेस हो जाती है, सबसे पहले लैग फेज हो जाएगी, फिर एक्सीलरेशन फेज हो जाएगी, फिर डिसरिलेशन फेज हो जाएगी, एंड लास्ट में एसिम्पटॉम। ये जो कंडीशन है लास्ट वाली एसिम्पटॉम जो कंडीशन है, इसमें बिल्कुल रुक जाती है, मतलब हम तुमको आगे नहीं जाने देंगे। अभी ऐसा होता कैसे है, बिकॉज हर हैबिटेट की अपने सारे रिसोर्सेज को यूज कराकर पॉपुलेशन को ग्रो करवाने की कुछ कैपेसिटी होती है। मतलब जैसे आपकी भी खाना खाने की कैपेसिटी होती है ना, वैसे ही हैबिटेट की खिलाने की भी कैपेसिटी होती है। मतलब एक लिमिट तक तो हैबिटेट अपने सारे रिसोर्सेज दे रही है, लेकिन जब वो सब खत्म हो जाते हैं जहां पर, उसके बाद अब ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पा रही है, तो वो कैपेसिटी जो होती है वो होती है नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी। क्या हो जाएगी, नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं के से। किससे करते हैं, के से, के यानी कैरिंग कैपेसिटी। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी के बाद ग्रोथ नहीं होती है, यानी हैबिटेट की एक पर्टिकुलर पोटेंशियल है रिसोर्सेज देने की, उसके बाद जब उसका पोटेंशियल खत्म है, मतलब अब इतने ही रिसोर्सेज है, एक लिमिट के बाद हैबिटेट और नहीं दे पा रही है, तो जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। यानी ये जो रुकने का कंडीशन है, ये अनलिमिटेड, मतलब जो लिमिट आ गई है कि इसके बाद नहीं होगा, उस लिमिट को क्या बोलेंगे, नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी, और डिनोट किससे करेंगे, के से। तो यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब देखिए वो फॉर्मूला क्या था, dn/dt बराबर rn, ये था ना एक्सपोनेंशियल में, लेकिन यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी भी आ गई है, तो कैरिंग कैपेसिटी क्या बोलती है, k माइनस एन डिवाइडेड बाय के। भाई हमारे को भी इंक्लूड करो, मतलब हम भी तुम्हारे फॉर्मूले में जगह देखेंगे, तो आपको कैसे, k माइनस एन यानी कैरिंग कैपेसिटी माइनस डेंसिटी डिवाइडेड बाय कैरिंग कैपेसिटी। इस फॉर्मूले को यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं, dn/dt बराबर rn, फिर ये हो जाएगा k माइनस एन के। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ हमेशा क्या कहती है कि कैरिंग कैपेसिटी के बाद क्या नहीं होगा, आगे ग्रोथ नहीं होगी। और बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच है, अगर आपको कभी भी एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए कि रियलिस्टिक अप्रोच कौन सी है, तो लॉजिस्टिक है। यानी सब जगह ऐसे ही हो रहा है ना, कोई भी स्पीशीज ऐसी तो है नहीं कि मतलब धड़ल्ले से जा रही है, एक लिमिट के बाद तो उसकी भी तो कैरिंग कैपेसिटी आ ही रही है। तो रियलिस्टिक अप्रोच अगर आपको कभी भी पूछा जाए, और ये एक्चुअली ये जो होता है ना, ये जो ग्राफ होता है ना, ये इसको एक और साइंटिस्ट के नाम से भी इसको बोलते हैं वरहलस्ट, वरहलस्ट पर्ल, क्या बोलेंगे इसको, पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। तो ये प्यारा सा नाम आपको याद रखना है कि जब भी वर वाला पहनाते हैं ना, मतलब लड़की के गले में, तो लड़की के गले में क्या पहना हुआ होता है, पर्ल पहना हुआ होता है, वर हलस, और उसको देखकर हंसता है, वर हंसता है, वर हलस पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। तो ये सारी बात जो हो जाती है आपकी लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की बात जाती है।
तो मेरे हिसाब से आपको दोनों समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होती है। तो अब अपन दोनों को कंपैरिजन करके देखते हैं, क्योंकि कई बार एग्जामों में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल। तो अपन डिफरेंशिएट करके देखते हैं। 2-4 डिफरेंस याद रख लोगे आप तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आसानी रहेगी। कि अपना जो एक मॉडल है वो कौन सा है, एक्सपोनेंशियल, दूधो ना हो पूतो फलो, और ये कौन सा है, लॉजिस्टिक। अब जब भी एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं तो यहां पर कर्व कैसा होता है, जे शेप्ड, है ना, और यहां पर कर्व कैसा होता है, सिग्मोइड। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, बहुत सारे एग्जामों में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। द कर्व ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ इज, सीधा आंसर है सिग्मोइड। अब एक्सपोनेंशियल में रिसोर्सेज कैसे होते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्स, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिटेड रिसोर्स। यहां पर कंटिन्यू ग्रोथ और नो कैरिंग कैपेसिटी, लेकिन यहां पर क्या होता है, कंटिन्यू आफ्टर कैरिंग कैपेसिटी, नो ग्रोथ। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, dn डिवाइडेड बाय dt इक्वल्स टू rn, और यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dn बाय dt इक्वल्स टू rn k माइनस n डिवाइडेड बाय k। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक के। एक और कि ये रियलिस्टिक अप्रोच होती है, रियलिस्टिक अप्रोच, और ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। ये कुछ आपके डिफरेंसेस हो गए। इसके अलावा अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है, मोस्टली अगर आप छोटे एनिमल्स को देखो तो वो बहुत टाइम तक बहुत फास्ट ग्रोथ भी करते हैं, तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया है, ये क्वेश्चन, ये टॉपिक ऐसा है जिसको कई बार बच्चे एग्जाम से स्किप कर देते हैं या समझ नहीं पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया है तो अच्छी बात है, और अगर कहीं नहीं समझ में आया है तो आप बिना हिचकिचाहट के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। और अगर आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने बायोदेवी रिंकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। बाय बाय।